नमस्कार मित्रों, मेरा नाम पंकज है और आप लोग का मेरे चैनल बेसिक्स विद पंकज पे स्वागत है। बीपीएससी ट्री कंप्यूटर साइंस का प्रोविजनल आंसर किया आ चुका है। मेरे हिसाब से बहुत एरर है, कुछ क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन किए जा सकते हैं, उनके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ और कोशिश करूँगा कि इसके सोर्सेज भी प्रोवाइड करूँ। ये पार्ट 1 है ये वीडियो। इसमें सिर्फ मैं जनरल स्टडी से रिलेटेड जिन जिन क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शंस हैं उनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जनरल स्टडीज़ पेपर को लोग मॉडरेट से हार्ड बोल रहे हैं। ये हार्ड ही है, नॉट अ मॉडरेट। ये देखिए जिस तरह का ये क्वेश्चन सेट हुआ है, इसकी वर्डिंग है और इसको सॉल्व करना है। क्या आप लोग इसके लिए पहले से पढ़ के गए थे? ये दूसरा क्वेश्चन है। इसका भी आंसर मुझे लगता है इसका आंसर आयोग ने गलत दिया है, इसको एक बार सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद इस पर ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। वैसे आयोग भी सही हो सकता है। अब आते हैं यहाँ पे कैसे क्वेश्चन टफ है। ये क्वेश्चन की वर्डिंग देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रीफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन द डिक्शनरी। इसका होगा अ कन्वेक्स लेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन आयोग ने ई दिया है। तो देख रहे हैं ऑप्शंस को कैसे क्लोज किया है। 5 सेंटीमीटर को यहाँ रखा है और कन्वेक्स लेंस को यहाँ लिखा है। जो कई बार पढ़े होंगे ना, उनसे भी ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ गए? तो क्वेश्चन जो है ऑप्शन के क्लोज करने से भी टफ हो जाता है। समझ गए? तो इस पे ऑब्जेक्शन नहीं जाएगा, उन्होंने आंसर जो दिया है वो सही दिया है। ऑब्जेक्शन जाएगा आपका इस क्वेश्चन पे, यूपीआई वाले पे। इसका मॉरिशस होगा, मॉरिशस होगा, मॉरिशस होगा। इसका स्रोत देने का ज़रूरत नहीं है, आप कहीं से भी गूगल करो यूपीआई या कोई गवर्नमेंट वेबसाइट निकाल के वहाँ से कोड करके उसका स्क्रीनशॉट लेके आप दे दो। ठीक है? तो ये यहाँ पे सिर्फ इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर आइए इस पेज पे, यहाँ पे आएंगे तो देखिए एक क्वेश्चन है ये ड्राई पॉइंट सेटलमेंट वाला। इसका ऑप्शन डी दिया है आयोग ने। पता है क्यों? क्योंकि उनको भी नहीं पता है। सर अरावली जो रीजन है ना, ये हिली एरिया है। हिली एरिया में ड्राई पॉइंट सेटलमेंट नहीं होता है और तुलनात्मक यहाँ ज़्यादा बारिश भी होती है। राजस्थान के बाकी पार्ट से ज़्यादा बारिश होती है। ये वाटर शेड का काम करता है। ऐसे है ना कुछ इंडिया, मान लो आप इंडिया का ये ऐसे बना लो, तो ऐसे है। तो ये है आपका हिली रीजन, अरावली रीजन। इधर आओगे ना, इधर बीकानेर, वेस्टर्न राजस्थान, तो इधर जो है आपका ड्राई पॉइंट सेटलमेंट मिलता है, जिसका आंसर बीकानेर होगा। ये जो है ये हिली एरियाज़ है, यहाँ पे बारिश होती है और कंपैरेटिवली राजस्थान के रेस्ट अदर पार्ट से यहाँ पे जो है ना बारिश भी अच्छी होती है। उदयपुर वगैरह रीजन यहीं पे आता है। तो ड्राई पॉइंट सेटलमेंट तो अरावली में है नहीं, तो और फ्लड प्रोन एरिया में होगा नहीं, तो सिर्फ एक ऑप्शन बचता है बीकानेर। इसका डी नहीं होगा। इसका सोर्स देख के अच्छे से इस पे ऑब्जेक्शन करना होगा। उसके बाद फिर एक कॉस्ट ऑफ लिविंग पैरामीटर जो है, ये क्वेश्चन आसान है क्या? इस क्वेश्चन को आप देख लिए, जो भी क्वेश्चन है मॉडरेट तो है ही, मॉडरेट से फिर उसके बाद हाई पे चला जाएगा। ये क्वेश्चन देख लीजिए, इन कॉस्ट ऑफ लिविंग पैरामीटर, लिविंग इंडेक्स पैरामीटर 2024, विच कंट्री इज बेटर दैन इंडिया। बांग्लादेश तो होगा ही। जनरली आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तुलना करते हो, ये नाइजीरिया डाल के इस क्वेश्चन को क्या किया आप, टफ ही ना कर दिए। या टफ नहीं किए, ये सब बोलते हैं अनावश्यक क्वेश्चन, अनावश्यक, अननेसेसरी, कुछ भी मतलब कर देना। नाइजीरिया के रैंकिंग को हम लोग क्यों जानना चाहेंगे, इसकी क्या उपयोगिता है? चलो बांग्लादेश का समझ में आता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनसे मेरा इंडिया का कंपैरिजन हो सकता है। नाइजीरिया, उसके बाद आप डी ऑप्शन दिए हो, मन ही मन खुश हो। अच्छा क्वेश्चन सेट किए, स्टूडेंट को हिला दिए। अरे क्या हिलाओगे, अनावश्यक चीज़ पढ़ाओगे। अगली बार सूडान डाल देना, युगांडा डाल देना, सबके बारे में हम लोग पढ़ते चलेंगे क्या? एक क्वेश्चन पूछने का एक सेंस होता है। ठीक है? तो ये दो है। इस पेज में आइएगा तो क्वेश्चन नंबर 49 और 45 पे ऑब्जेक्शन जाने चाहिए। इसका मेरे हिसाब से
डी होगा, क्योंकि नाइजीरिया का भी परफॉर्मेंस अच्छा है और बांग्लादेश का भी इंडिया से अच्छा है। अब ये देखिए इस क्वेश्चन में, विच टेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू रिवाइज डिसीज्ड इंडिविजुअल, इसमें आंसर होगा डीप फेक। ठीक है, जब ऑलरेडी आप डीप फेक दिए हैं तो डी देने का मतलब क्या है? अरे एआई का बड़ा एरिया, ये सुपर सेट है एआई, और इसमें होता है डीप फेक, और डीप फेक ये काम करता है। तो अगर आप ये जब ऑप्शन में दे दिए तो यही ना आंसर होगा। ये तो और भी बहुत सारा इधर काम होता है, ये ऑप्शन में नहीं होता तो एआई होता। चलो एआई और डीप फेक दोनों, इसमें डीप फेक को छोड़ो, आप एआई को भी नहीं माने, आपने क्या ऑप्शन दिया है? डी। आपने क्या सही माना है? डी माना है। तो इस तरह से अनावश्यक ट्रबल क्रिएट किया गया है। अगर आपको आंसर आ भी रहा है तो ये लोग इस तरह से आपसे गलत करा देंगे। आप सही हो, आप लॉजिकल सोचे भी हो, लेकिन अब डी ई और उनका अतरंगी आंसर की भी अतरंगी है, उसको देख के आप कंफ्यूज कर जाओगे। जिसने डीप फेक मारा उसने गलत नहीं मारा, लेकिन यहाँ पे आप ऑप्शन डी दिया, डी भी जो मारा होगा ना उसको आता होगा तभी वो डी मारा है, समझ गए? लेकिन वही डी के चलते दोनों में कन्फ्यूजन हो गया, या तो डी बी सही होगा या तो डी सही होगा। तो यहाँ पे आते हुए भी आपके सही होने के चांसेस 50% हो गए। कुछ आदमी ऐसे होंगे जो एआई को भी मारेंगे जबकि उनको डीप फेक पता होगा, लेकिन वो कन्फ्यूज कर गए होंगे ऑप्शन के कारण। तो गलत कोई नहीं है, गलत कोई नहीं है। एआई वाले भी तुलनात्मक सही होंगे, चैट बॉक्स वाले भी सही होंगे और डी भी सही होंगे। तो यहाँ पे डी ई ऑप्शन जो है ना होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे जब ए बी सी डी में भी कोई एक चीज़ एक मतलब ये ई तो होना ही नहीं चाहिए। इस तरह से फ्रेम होना चाहिए कि वो अगर उसको थोड़ा सा भी पता है तो कैलकुलेटेड गेस कर सके। यहाँ तो आपको अच्छे से पता है डीप फेक होगा, फिर भी आप गलत हो गए। आयोग ने डी दे दिया, अगर इसका ए ही आयोग मान ले तो डी वाले क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर लेंगे। क्या एक्सप्लेनेशन आप दीजिएगा? ये एम्बिगुअस है, समझ गए? तो इस तरह से क्वेश्चन टफ हो जाता है। टफ नहीं हो जाता, इस तरह से आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। अभी मान लो सपोज, चलो मैं यहाँ पे बताता हूँ, 120 में से 20 क्वेश्चन इस तरह के एम्बिगुअस हो जाए अपने ऑप्शंस के कारण से, और इसमें से 10 आप गलत कर दो और 10 चलो सही हो जाए, तो भी तो 10 मार्क्स कम हो जाएंगे आपके एम्बिग्यूटी के कारण। आप सही हो लेकिन आयोग ने कोई और आंसर माना है, और जानबूझ के वो डी इसी के लिए दिया है ताकि वो हेरफेर कर सके। इससे अच्छा है कि आप निगेटिव ऑप्शन को इसमें लगा दो, डी को हटा के निगेटिव ऑप्शन लगा दो। फिर भी लोग इस तरह के क्वेश्चन में भी फिर भी लोग बोलते हैं मेरा 87 आ रहा है, 90 आ रहा है। इसमें से अभी भी जितने भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, अभी 6 से 7 क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। जो 70 वाले हैं 76 हो जाएंगे, 76 और कोई 70 वाला 64 हो जाएगा। तो अभी भी 12 नंबर का वेरिएशन है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। तो इस पेज पे आप देख लोगे कि ये ड्राई पॉइंट सेटलमेंट वाला, ये तो पूरी तरह से बीकानेर होगा। अरावली रीजन में ड्राई पॉइंट सेटलमेंट नहीं है, हिली रीजन है। और ये मैंने आपको ऑलरेडी रीजन बता दिया। ये 44 वाला और 45, मतलब पिछले वाले पेज में एक क्वेश्चन था और इसमें 3 क्वेश्चन, मतलब 4 क्वेश्चन अभी तक हो गए। ये देखिए कुछ क्वेश्चन में अतरंगी सवाल ये है, 45 नंबर नाइजीरिया से कंपैरिजन कर रहा है, और ये मूनलाइट प्लेनेट पूछ रहा है, चिंदी चोरी कर रहा है। ये लूसेंट में भी नहीं है इतना, मतलब इसका लेवल ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और किस किस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है ये देखिए। चलो ये तो क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड है और ये समझ में आता भी है कि चलो ये पूछा जा सकता है। ये भी क्वेश्चन बहुत सही है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है लेकिन ये सही है। अब ये क्वेश्चन देखिए MK गांधी वाला। अब इसके बारे में क्या कहा जाए? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है ना, कांग्रेस ने बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये आप स्पेक्ट्रम में भी चले जाना, बिपिन चंद्रा में भी है, कहीं भी चले जाना, ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ये गांधी ने शुरू किया था। गांधी ने शुरू की नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है, हाँ गांधी ने शुरू किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है कांग्रेस ने शुरू किया था। चिल्ला चिल्ला के कांग्रेस ने बोला था कि मैं क्विट इंडिया मूवमेंट बोलूँगा। अलग बात है कांग्रेस के फेस महात्मा गांधी थे।
अब कहीं भी गूगल भी सिंपल करोगे ना तो वहाँ लिखेगा कि इट वाज कांग्रेस जिसने अनाउंस किया था कि वो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करेगा गांधी के लीडरशिप में। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा और इसको माने हैं डी, और बहुत सारे लोगों ने डी मारा होगा इसका आंसर, तो अब वो तो इसका विरोध करेंगे। तो जो ज़्यादा स्पेसिफिक पर गया हुआ सही मार के भी वो चुप है, क्योंकि ज़्यादा मारने वाले लोग डी हैं। जब ज़्यादा सही करने वाले लोग डी हैं तो आयोग वही पॉपुलिस्ट अप्रोच, लोक लुभावन जिसको बोलते हैं, जो मेजॉरिटी कहेगी वो सुनेंगे। तो सवाल ये है कि आप इन चीज़ों को इतना फंसा के क्यों रख रहे हो? ये डी ई ऑप्शन के कारण ही ना, डी के जगह यहाँ पे कोई एक और मूवमेंट ऑप्शन दे देती या नन ऑफ मोर देन वन ऑफ द एबव रखते तो इस आदमी वहाँ पहुँच जाता ना। अब देखिए जो भी हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वो सही है, लेकिन डी देने के बाद उसके मार्क्स घट गए, और जो भी सेट किया है उसको इतना भी समझ नहीं है, उतना डिटेल्ड नॉलेज नहीं है, वो शब्दों के को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा और डी ऑप्शन दिया है। वो देख लो मॉरिशस वाली जो क्वेश्चन थी यूपीआई लॉन्च वाली, सिंपल वो गूगल नहीं कर सकता है। ये दिस इज़ द कॉल, क्या बोलेंगे, दिमाग की क्या बोलते हैं, अबाइसल ऑफ माइंड। ये क्वेश्चन देखिए, हु अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ होम रूल मूवमेंट। इसका इन्होंने ई दिया है, सही बात है, सरोजनी नायडू एसोसिएटेड थी। अब एसोसिएटेड का क्या बोलूँ मैं, वो एक बार होम रूल मूवमेंट की तरफ से इंडिया को ब्रिटेन में रिप्रेजेंट की थी एज ए पार्ट, फुली एसोसिएटेड नहीं थी। वो एक बार जाके इंडिपेंडेंस के लिए ब्रिटेन में गई थी, एज ए प्रतिनिधि नहीं, बस गई थी। उतना ही से इसको मान लिया है तो मान लिया है। वह ऐसा क्यों हुआ? ई के कारण हुआ, अगेन ई ऑप्शन के कारण। सी मारने वाले सही हैं, इतना डिटेल में कौन जाता है, लेकिन अब ई है तो है, दे दिया आयोग ई। तो यहाँ पे आप सही मार के फिर यहाँ पे भी आप गलत हो गए। और जो 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 बोल रहे हैं कि मेरा 90 आ रहा है, इसका मतलब उनको पता था ना कि ई होगा आंसर। 120 में 80 लाने वालों को पता था ना कि ई होगा इसका आंसर। सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है कि उनको ये पता होगा। जब वो सरोजनी नायडू के बारे में छोटा सा चीज़ नहीं जानते हैं तो ई ऑप्शन के बारे में कैसे वो श्योर होंगे? तो वो तुक्केबाजी होंगे जिनका ई पे सही हुआ होगा। और ई ऑप्शन लास्ट में आदमी जाता है, पहले ए बी सी को देखता है, उसके बाद डी को देखता है, देन इन चारों में से कुछ नहीं होता है तब ई को आदमी वैल्यू देता है। तो प्रायोरिटी बेसिस पे ई जो होना चाहिए था ना, वो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए था चूज करने के लिए। और जनरली बहुत सारे लोग ई को इग्नोर ही करके चलते हैं। क्यों नहीं चले? जब ऑलरेडी ऑप्शन में दिया है ई का, कोई तुक ही नहीं बनता है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको यहाँ पे ऑब्जेक्शन मेरे हिसाब से सरोजनी वाले में नहीं हो सकता है, करेंगे भी तो मानेगा कि नहीं आयोग, आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन इसमें ऑब्जेक्शन जाना चाहिए, ये ऑब्जेक्शनेबल है। आगे बढ़ते हैं, इस पेज पे आते हैं। हु फाउंडेड द बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। अब इसका स्रोत क्या है वो देखना होगा। हम लोग तो पढ़े होंगे कोई बिहार समग्र जैसे किताब से ही या फिर कहीं विकीपीडिया से। अब चूंकि आपका तो लिटरेचर उतना समृद्ध भी नहीं है बिहार का, जो बिहार के बारे में लिखे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्ट्री हम लोग इम्तियाज़ अहमद और 2-4 वेल नोन नाम है उनका पढ़ते हैं। और इस तरह का ये अतरंगी क्वेश्चन है ना, ये आपको बीपीएससी या के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में ही मिलेंगे। तो इसका सोर्स क्या है, इसको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन राजेंद्र प्रसाद तो एसोसिएटेड थे बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी से 1920 में, और उसी समय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की जो रूपरेखा तैयार हुई थी ना, उसमें ये बिहार के तरफ से थे। तो ये भी ऑब्जेक्शनेबल है, इसका स्रोत देखना होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, इस पर लोगों को डाउट है, वो ये बोल रहे हैं 66, इसका भी मेरे हिसाब से सी ही होना चाहिए। अब आयोग ई मान रहा है, यही बोल रहा हूँ ना, ई के चलते प्रॉब्लम हो जा रही है। अगर आप देखिए 120 में 80 लाना कोई बड़ी बात नहीं है इस पेपर में, मेरा मानना है। 80-82 तक लाना कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ होंगे 90 लाने वाले, लेकिन ऑन एन एवरेज 80-82 लाना पॉसिबल है। लेकिन ये जो 10 मार्क्स घट रहे हैं ना, ये ई ऑप्शन के कारण। आप लगाए हो सही, आयोग ने दिया है ई। अब ई किनका सही होगा? उन्हीं का सही होगा जो पढ़े लिखे लोग होंगे, जो पढ़ के जा रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, उनका ई सही नहीं, वो ई नहीं लगाएंगे, वो सही ऑप्शन लगाएंगे। ई उनका सही होगा जो तुक्का लगाएंगे, और जो तुक्का लगाएगा वो पढ़ा लिखा आदमी नहीं होगा। देखिए मैं बड़ा ठेठ भाषा में बात कर रहा हूँ,
उसकी नॉलेज उस लेवल की नहीं होगी, वो तो गेस करेगा। और वैसे लोग 80 नहीं लाएंगे, वैसे लोग 30 लाएंगे, 40 लाएंगे, 50 लाएंगे, हो सकता है 60 लाएंगे। तो उनके सही होने की प्रोबेबिलिटी वो कितना लोग मतलब 10 क्वेश्चन का ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर सही है और उसका आयोग 120 में से 10 क्वेश्चन का ई दे दे, तो जितने भी सही पढ़ने वाले लोग हैं उनका ये 10 क्वेश्चन गलत हो जाएगा, यहाँ से आप नेगेटिव हो जाओगे। तो 80 ला रहे हो ना, तो 70 पे पहुँच जाओगे। पता नहीं आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो कि नहीं। और ये जो तुक्केबाज हैं जो 30, 40, 50, 60 लाने वाले, इनका कितना प्रोबेबिलिटी है कि 10 क्वेश्चन जो जिसका ऑप्शन ई दिया है आयोग या डी दिया है उसमें वो सही कर पाएंगे? हार्डली 2 से 3। तो वो 62, 63 ही पहुँच पाएंगे, या 30 है तो 32, 33 ही पहुँच पाएंगे। इस तरह से भी आदमी कैलकुलेट कर सकता है कि कितना कट ऑफ जाएगा, जो मेरा एनालिसिस है। तो इस तरह से देखिए, ऑब्जेक्शन इस पेज में किस किस क्वेश्चन पे कर सकते हैं? इस पे कर सकते हैं 66 पे, और ये बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी वाले पे 1920 रिलेटेड है। तो देखिए टोटल जो 30, 70, 40 क्वेश्चन में जो संख्या है ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन की, वो देख लीजिए। 1, 2, इसमें 2, ठीक है। इस पेज पे आए तो ये सरोजनी नायडू वाला आप देख लें, मैं तो नहीं करूँगा। 3, 4 हो गए, और कोई है क्या इसमें? नहीं, 4। इस पे आइए, हाँ, अरावली रेंज वाला 5, नाइजीरिया वाला 6, डीप फेक वाला 7, ठीक है 7, और ये मॉरिशस वाला 8। तो 40 में से 8 ऐसे क्वेश्चन हैं जिस पे ऑब्जेक्शन किया जा सकता है स्रोत के साथ, ठीक है। और उसमें से 8 में से जो है मोस्टली ई किसके किसके दिए गए हैं? शायद 40 के भी दिए गए हैं। एक देख लेंगे आप, शायद इसके भी दिए गए हैं, 45 के भी। तो इस तरह देख लीजिएगा, मुझे मेरे एग्जैक्ट आंसर याद नहीं है, गलत नहीं बोलूँगा। तो 40 में से 8 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन किए जा सकते हैं। उसी तरह से बाकी का जो 80 है उसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चन होंगे, उसमें भी तो कम से कम 8 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिन पे ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। जो जनरल स्टडीज है, जिसके बारे में सब कोई जानता है ऑलमोस्ट, जो अच्छे से पढ़ते हैं, जो सिविल्स वगैरह की तैयारी करते हैं या एसएससी वगैरह की तैयारी करते हैं, जो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो वहाँ जाके पढ़ सकता है, उसको ये दिख रहा है कि 8 क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। इस हिसाब से 120 में तो 24 क्वेश्चन में प्रॉब्लम होनी चाहिए। चलो इस 8 का ही मान ले, 4, 4, 4, 4, 4 आयोग के आंसर की के चलते आपके सही होते हुए गलत हो गया, तो 4 मार्क्स तो यहीं डिडक्ट हो गए। तो 120 में 10 मार्क्स भी आपके डिडक्ट हो जा रहे हैं, तो 80 वाले 70 पे आ जा रहे हैं। अब रह गई बात कट ऑफ की। मैं जो आकलन करता हूँ उसका मैं रीजन भी देता हूँ, मैं बता भी रहा हूँ कि किस तरह से ऑप्शन का खेल हुआ है, ऑप्शन कितने क्लोज हैं और किस तरह से लोगों ने आंसर की तैयार किया है, उस आधार पे बता रहा हूँ। वो वीडियो थोड़ा बोरिंग हो रहा होगा। चलिए मैं डायरेक्ट कट ऑफ पे यूआर का आता हूँ। सर मेरा मानना है 68 यूआर का। अगर फ्री एंड फेयर एग्ज़ाम हो तो 68। 40 में से 8 क्वेश्चन आप का आंसर आप अपने हिसाब से दिए हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब कि आप 32 में एग्ज़ाम ले रहे हैं, 40 में नहीं, 32 में आपको स्कोर करना है, क्योंकि आप सही लगाएंगे वो आंसर ई कर देगा, डी कर देगा। कंप्यूटर में इतना प्रॉब्लम होगा, इतना अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का डी हो जाएगा। और पता है इनका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है ना, वो इतना गड़बड़ है ऑप्शंस का कि अगर ठीक से क्लेम कर दिया जाए तो ये लोग भाग जाएंगे। इनको तो ऑप्शन जो भी आंसर की तैयार किए हैं, इनको स्रोत देना चाहिए कि कहाँ से आप आंसर उठाए हो। और जिस क्वेश्चन पे मैं ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ ना, मैं आयोग से चाहता हूँ कि आयोग इसका स्रोत दे, और वो भी ऑथेंटिक स्रोत दे। ऐसे नहीं चलेगा। अतुल सर के टाइम पे ये था कि वो स्रोत देते थे, आप भी स्रोत दीजिए। इस क्वेश्चन का 49 का मैं स्रोत देखना चाहता हूँ, इसका भी देखना चाहता हूँ। ये तुच्चा क्वेश्चन सेट करने का मतलब क्या था? ये 47 कभी, और ये सब ये क्वेश्चन नाइजीरिया का ऑप्शन में डालने का मतलब क्या था? क्या क्वेश्चन कम पड़ गए थे क्या? तो इस तरह से आपका एग्जाम, यहाँ 8 क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है, तो अब 40 में नहीं आप सही कर रहे हो, 32 में सही कर रहे हो। 32 में जो 26 ला रहा है ना, वो अपने आप में टैलेंटेड है,
क्योंकि 8 जो गलत हुए ना, चलो 8 में उसका तुक्का में भी 2 सही हो जाएगा तो 28 लाने वाला बहुत ही टैलेंटेड है। तो 40 में तो 30-31 लाना अब किसी के बस की बात नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है जो ठीक से पढ़ के गया है। भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूँ जो मेहनत करके एग्जाम निकालना चाह रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से यूआर का कट ऑफ मेरे हिसाब से मैं 68 to 70 का रेंज दिया था, मैं थोड़ा और नीचे जाऊँगा, यूआर की बात करूँगा 68 ही मोर देन इनफ है। इधर 24 और इधर 40 ही 64 ही मैं मानता, लेकिन चलो 4 नंबर ग्रेस दे रहा हूँ। 44 कंप्यूटर में बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, 44 क्या इंटेलिजेंट लोग हैं। ये सिंपल क्वेश्चन का आंसर आयोग गलत दिया है। तो 68 जो है ना मैक्स है यूआर का कट ऑफ। मेरे हिसाब से मैं गलत हो सकता हूँ। ओबीसी का भी मैं मानता हूँ 62 सॉरी 2 मिनट रुकिए। ओबीसी की बात करें तो 2 मिनट रुक जाओ, इस पेज पे आते हैं। ओबीसी की बात करें 64-65 कट ऑफ। मेल की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ भी यूआर मेल की बात किया। यूआर फीमेल की बात कर लें तो उनका भी मैं 63 to 64। ओबीसी फीमेल 60, ईडब्ल्यूएस 62 to 64 मेल, ईडब्ल्यूएस फीमेल 60 का अप्रॉक्स। इसी तरह से ईबीसी भी 58। भाई स्कोर करना टफ है। क्वेश्चन आपको आसान दिख रहा होगा, ऑप्शंस ने इस क्वेश्चन को टफ किया है। 5 ऑप्शन है तो आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी 20% हो जाती है क्वेश्चन नहीं आने पे, अगर आप तुक्का लगाएंगे तो। और यहाँ पे सही आंसर आप लगा के, ये देखो ये क्वेश्चन आता है, सही आंसर हमने लगाया है तो यहाँ पे 100% प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए थी मेरे सही होने की, लेकिन इन्होंने ऑप्शन डी दे के 100% नहीं 0% प्रोबेबिलिटी कर दी। उस हिसाब से मात्र 15% रह जाता है। अगर आप रेशियो निकालोगे तो आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी 15% रह जाती है, सिर्फ ऑप्शन के कंफ्यूजिंग और क्लोज होने से और ई के ऑप्शन होने से। आयोग को कुछ समझ में नहीं आया, ई दे दिया। ठीक है, तो कट ऑफ बता दिया। कट ऑफ के लिए आप लोग परेशान थे। पार्ट 2 में कंप्यूटर से रिलेटेड जो वीडियो है मैं उसको अपलोड कर दूंगा, किस किस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करना है। पार्ट 2 में कंप्यूटर का जो 80 क्वेश्चन है उनमें से जो ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है मैं उन पर वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।